और मैं कहूंगा कि बस ऊपर वाले की दया दृष्टि है कि हमने उस चैलेंज को निभा दिया। वरना अगर हम ये रोल नहीं कर पाते तो हमें फिर बम्बई छोड़ के चले जाना चाहिए। देखिए, नवीन बाबू जो है ये एक फ्रॉड है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। सीरियल में अगर आपका कैरेक्टर अगर इंटरेस्टिंग है तो ना तो चैनल ये चाहता है कि ये कैरेक्टर मरे, ना ऑडियंस चाहती है, ना प्रोड्यूसर चाहता है। वो जमाई राजा मतलब क्या है, जमाई राजा जमाई 2 के नाम से है। उसने ऐसा क्यों किया? मुझे ये लगता है कि अगर शायद उस संदीप सिंह की जगह मैं उसके साथ होता तो मैं उससे ये कहता कि देखो भाई, अगर तुम नेपोटिज्म के शिकार अपने आप को समझते हो तो सबसे पहले तो तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। आप ईश्वर पर यकीन कीजिएगा, अगर मुंबई शहर में वो आपको 2 वक्त खाने की रोटी दे रहा है, घर दे रहा है, आपको नाम रुतबा शोहरत दे रहा है, तो इसका मतलब उस उसके ऊपर आपकी कृपा है। उसके उसकी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। नमस्कार अरुण जी। शताक्षी न्यूज में आपका स्वागत है। आजकल आप नवीन जी की नवीन बाबू चर्चित है कसौटी जिंदगी में। तो कैसा लग रहा है ये पब्लिसिटी पा करके कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये पब्लिसिटी पाने के लिए ही हम इतनी दूर चल के आए थे और जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे थे कि हमको लोग ये बोले, और स्टार इंडिया टीवी और सारे लोग ये बोले कि जो जितनी टेलीविजन में आज तक हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन में जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं उसमें से वन ऑफ द टॉप 10 परफॉर्मेंसेस हैं। दिस परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द टॉप 10 परफॉर्मेंस। तो ये सुन के बड़ा दिल खुश हुआ क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत भी बहुत की। तो मैं आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उसने जितनी मैंने मेहनत की थी उतना मुझे उसने ये रिजल्ट दिया कि भाई स्टार, वो तो पुलवामा का एक वो हो गया, थोड़ा सा कांड हो गया तो सब कुछ प्रोग्राम ऊपर नीचे हो गए, लेकिन अदरवाइज सब लोगों को अच्छा पता चलता कि भाई ये जो मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन में जो 10 परफॉर्मेंस आज तक अच्छी हुई हैं उसमें से एक ये परफॉर्मेंस नवीन बाबू की है। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए और है। ये जो शो है इसमें आपका ये काफी लंबा सफर तय हो चुका है। आपने बड़ी फिल्में की हैं, काफी सीरियल किए हैं और यूं कहा जाए कि एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट। तो ये जब कैरेक्टर आपको मिला तो आपके मन में क्या इसको लेकर के एक आई बात इम्प्रोवाइज करने की या कुछ एक्साइटमेंट, क्या कुछ फील हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको मालूम है कि ये एकता कपूर का शो था और मेरा ये एकता कपूर के साथ पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं और बालाजी टेलीफिल्म जो है बहुत बड़ी कंपनी है, तो मुझे ये मालूम था कि इस रोल की वजह से मुझे और 10,000 लोग देखेंगे जो कि सिर्फ वहाँ का स्टाफ ही इतना है। और बालाजी ऑल्ट फिल्म्स है, बालाजी वेबसाइट है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बड़ा कॉन्शियस था और मैंने वाकई में अरुण जी, मैं आपको बताऊं, इस रोल को इसको कलर देने में और इसको वो करने में मैंने बहुत मेहनत की है और ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि जो बॉल समझ के मैं बाउंड्री लाइन पे मार रहा था, बीच में कैच नहीं हुई और वो छक्का चला गया। तो ये एक लक भी कह सकते हैं आप इसको। और उसके साथ जैसा कि आपने वो किया कि एक एक्सपीरियंस एक्टर जो होता है उसको आप अगर इतना थोड़ा सा मौका देते हैं तो उसको इतना बना ले, तो वो वाली बात। लेकिन इस कैरेक्टर के साथ एक चीज और मुझे पब्लिक के बीच से ओपिनियन मिला कि जब मैंने आपका जिक्र किया और उन्होंने आपका रोल देखा तो उनके मुंह से सीधा एक ही लाइन निकला, अरे यार ये आदमी तो बड़ा पॉजिटिव करता रहा, अचानक से खतरनाक विलन कैसे बन गया?
तो ये जो आपने ट्रैक चेंज किया, हाँ, देखिए तो क्या हुआ, जो पिछले जो मेरे 4-5 शोज हैं वो बहुत हिट शोज हैं। एक तो देखिए जमाई राजा, वो अश्वनी याडी, अक्षय कुमार कंपनी का, और मीनाक्षी सागर प्रोडक्शन। तो ये जमाई राजा बहुत पॉपुलर शो हुआ। फिर दूसरा शो नामकरण, उसमें भी महेश भट्ट साहब और क्या कहते हैं, गौरव भल्ला, गुरुदेव भल्ला, और अपने पेन म्यूजिक वाले, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो ये शो भी बहुत पॉपुलर रहा। उसमें मैं पॉजिटिव था, तो मैं थोड़ी सी अपनी एक इमेज भी तोड़ना चाह रहा था अंदर ही अंदर, कि लोग मुझे ना काफी हमेशा पॉजिटिव 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 काउंट कर रहे थे। एक टाइम था जब मैं यहाँ पे आया था, तब मुझको कहते थे कि नहीं, आपके ऊपर पॉजिटिव सूट नहीं करता है। और फिर जब ये शोज आए तो बोले कि नहीं, आपके ऊपर नेगेटिव सूट नहीं करता है। तो मैं इस बात से थोड़ा सा परेशान था। तो पता नहीं ऊपर वाले की दया से कि ऐसा मौका आया कि मैंने फिर ये दिखा दिया कि भाई, जो अगर एक्टर होता है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कॉमेडी हो, कुछ भी हो, अगर आप अच्छे तरीके से करें तो उसका इम्पैक्ट उतना ही रहता है। लेकिन अगर चैलेंज लेने की बात कहिए या मेहनत करने की बात कहिए, तो डीडी वन पे जो शो आया था मंगलसूत्र, उसमें भी काफी आर्टिस्ट थे जिनके बीच एक अच्छा खासा कंपटीशन था। तो वो एक टफ कंपटीशन था जिसमें आपने पॉजिटिव किया था। हाँ, ये भी एक टफ कंपटीशन है जिसमें आप नेगेटिव कर रहे हैं। हाँ। क्या दोनों में फर्क क्या लग रहा है? देखिए फर्क ये है कि वहां पे मंगलसूत्र में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, आपको पता है। बड़े सीनियर थे हमारे, किरण कुमार, गजेंद्र चौहान, अरुण बाली, शाहबाज खान, बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर लोग थे। तो अब इनके बीच में वो अपने डैन धनोआ जी और बहुत सारे लोग, ये सब तेज सप्रू जी, सॉरी। तो इन सब के बीच में काम करना, और ये अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और वो एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था बीच में। वो पॉजिटिव शुरू हुआ था, फिर बीच में नेगेटिव हो गया, फिर वो पॉजिटिव भी हो गया, वो कैरेक्टर तो अपने भाई के लिए। और लेकिन ये जो कसौटी जिंदगी का जो कैरेक्टर है, ये ऐसा कैरेक्टर एक्टर्स को करने को बहुत कम मिलता है। ये हीरो भी है, ये विलन भी है, ये फाइटर भी है, ये डांसर भी है, ये कॉमेडियन भी है। तो एक ये ऐसा कैरेक्टर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मैं कहूंगा कि बस ऊपर वाले की दया दृष्टि है कि हमने उस चैलेंज को निभा दिया। वरना अगर हम ये रोल नहीं कर पाते तो हमें फिर बम्बई छोड़ के चले जाना चाहिए। अभी तक आपने जो भी रोल किए वो एक फिट फॉर्मेट पे था। चाहे आपने हर हर महादेव में किया या झांसी की रानी में किया, एक ट्रैक फिक्स होता है, उसमें एक्टर के करने के लिए बहुत ज्यादा कोई चांस नहीं होता है। यस। लेकिन यहाँ एक एक्टर के करने के लिए बहुत कुछ था, और उससे भी ज्यादा टफ कंडीशन की एकता कपूर का सीरियल, जहां आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। हाँ। तो ये कैरेक्टर की डिमांड आपके अपने एक्सपीरियंस, या यूं कहिए कि एक एक्टर के अंदर की जो भूख होती है इम्प्रोवाइज करने की, और वो ना कर पाना बिकॉज ऑफ बड़ा फ्रेम, बड़ा ये, तो ये अंतर्द्वंद को कैसे संभाला आपने? नहीं नहीं, देखिए, ऑन द कॉन्ट्ररी, इस शो में जो डायरेक्टर थे, जो भी डायरेक्टर्स थे, वो एक तो मेरे दीपक मेरा बड़ा अच्छा साथी था। मुजम्मिल जो है वो मेरे से थोड़ा सा जूनियर है। तो मैं अगर कोई सजेशन देता था तो ये लोग बहुत प्यार से उसको सुनते थे। और बस ये एक अच्छी बात रही कि मैंने कभी भी कोई खराब सजेशन नहीं दिया, मैंने हमेशा अच्छा सजेशन दिया। दूसरी बात क्या है, ये लोग भी, आप भी समझते हैं कि जो लोग लाइन में रहते हैं वो ये जानते हैं कि ये किस किस्म के एक्टर है। ये सीरियस एक्टर है, प्रोफेशनल एक्टर है, और ये अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है। तो इस चीज का बड़ा असर पड़ता है कि जब अगर आपकी अप्रोच ऐसी होती है कि आपकी इमेज एक ऐसी हो कि नहीं भाई, ये बहुत ही सीनियर एक्टर ही नहीं है, बल्कि बहुत सीरियस किस्म के एक्टर है और ये अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो उनकी बातें सुनी जाती हैं। तो उस सुनने से क्या हुआ, उस सुनने से ये हुआ कि वो चीज ऐसे थी और वो ऐसे निकल के आ गई। इसमें बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि जैसे एक सीन में जहाँ पे वो
मैं अपनी मधुरा को वाइफ को मिलता हूँ और ऊपर खिड़की में से अनुराग देख रहा है। तो वहां मैंने अपने डायरेक्टर को एक सजेशन दिया था कि यहाँ मेरा वो हिप फ्लास्क टाइप से रखा हुआ और उसमें विस्की है, और वो उसको पीता है और ऐसे करके पी के ना उसको इशारे से यूं देख लेता है और फिर नीचे कर लेता है। वरना आमतौर पे अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है और अगर आप ऊपर देखेंगे तो सामने वाला देख लेगा कि ऊपर देख रहा है। लेकिन मैंने कहा कि एक ऐसा हाथ में रहे और यूं पिए और यूं आंखों से उसने देख लिया कि अच्छा इसने मुझे देख लिया है, अब मुझे इसको क्या बोलना है। तो ये अपने दिमाग में वहां तक जाते जाते वो बनाता है। ये कहने के लिए एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूटी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक कैरेक्टर कैसे बनता है। तो इसमें मुझे इम्प्रोवाइजेशन करने में किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। बस शूट के 1-2 दिन उन्होंने देखा कि ये किस टाइप के एक्टर है, लेकिन जब उनको पता चल गया तब उन्होंने फिर मुझे खुली छूट दी। लेकिन ये आपके इस कैरेक्टर में हर डायलॉग पे एक जो वेरिएशन मिलता है, इंस्टेंट रिएक्शन, ये इंस्टेंट रिएक्शन मुझे नहीं लगता है कि स्क्रिप्ट में पहले से प्रिडिक्टेड होगा। हाँ, वो नहीं, यू आर राइट। तो वो उस इसके तरीके से लिए क्या हाँ, तो इसके लिए क्या आपको फ्रीडम दिया गया था या कैसे किया? देखिए, जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो जो जिसको कहते हैं ना कि भाई आप मेहनत कीजिएगा, तो यार आप मेहनत करने का मतलब एक्टर को ये तो कोई नहीं कहता कि वहाँ सेट पे जाके कुछ खुदाई करनी है, कुछ तोड़ना फाड़ना है, कुछ उठाना है। आपकी मेहनत सिर्फ यही है कि आप उसको जितनी बार पढ़ें, उसको समझें कि ये कैरेक्टर क्या है और उसको मजे लेके करें। मतलब आप इतना घुस जाए। तो मुझे नवीन बाबू के कैरेक्टर में जो मैं घुसा अंदर था, तो वो घुसता ही चला गया। तो उसका हर चीज जो है ना वो इंटरेस्टिंग लगने लगी। जैसे मसलन मैंने उसमें, जैसे वो नवीन बाबू कोलकाता के दिखाए हैं लेकिन लंदन से आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जो बंगाली सॉन्ग्स हैं जो मैं यूज करता था उसमें, एक दिन पाखी उड़े, लेकिन क्योंकि इनका कॉपीराइट्स का इशू रहता है तो बहुत ज्यादा गाना यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन इन सब चीजों को करके क्या कैरेक्टर ऑथेंटिक लगता है। आप बीच बीच में, मैं बंगाली नहीं हूँ लेकिन मैंने बांग्ला फिल्म की है एज ए हीरो। तो मैं बांग्ला और बंगाल से मेरा बड़ा नाता है, प्यार है। बंगाली लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं, पता नहीं क्या वो कुछ पिछले जन्म का कोई संस्कार होगा। तो मैं उसमें बांग्ला के वर्ड्स, ये वर्ड्स डाल के उसको ऑथेंटिक बनाता था कि लगे कि ये आदमी वाकई में बंगाल का है। तो ये सब चीजें जो होती है ना अरुण जी, इन सब चीजों को ही कहते हैं कि एक एक्टर की प्रिपरेशन क्या है और कैरेक्टर कैसा बना है। और ये मैं आने वाले जो यंग एक्टर्स हैं उनको भी कहूंगा कि अगर आप ऊपर ऊपर से एक्टिंग ना करें, चाहे आपको शुरू में जब आप मुंबई में एंट्री लेते हैं तो आपको छोटा सा कोई काम मिलता है, आप उसी में ऐसा प्रूव करने की कोशिश करें कि उनको लगे कि नहीं यार, 4 लाइनें बोली लेकिन बहुत अच्छी। ये जिस समय इस कैरेक्टर की एंट्री हुई थी, हालांकि रिपीट टेलीकास्ट में हम लोगों ने देखा अभी कि जिस तरह की एंट्री हुई थी, एक बड़ा सस्पेंस था कि कैरेक्टर का बैकग्राउंड है क्या, कर क्या रहा है और करना क्या चाहता है। तो मुझे लगता है कि जिस वक्त आपको कंफर्म किया गया होगा, जिस वक्त आपने ये साइन किया होगा, तो उस समय इतने सारे वेरिएशन का अंदाजा आपको नहीं होगा, या था? हाँ, उस समय नहीं होता है, लेकिन जब आप सेट पे जाते हैं और आप देखते हैं कि डायरेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, एकता कपूर ने अपने जो क्रिएटिव्स दिए हुए हैं वो आके बार बार आपसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर ये ऐसा कैरेक्टर है। दूसरे एक्टर्स को आप देखते हैं कि वो उनका कैरेक्टर किस तरीके से इस कैरेक्टर के उसमें जा रहा है। तो वो एक जो प्रोफेशनल एक्टर होता है वो मन ही मन अपने अंदर एक ग्राफ तैयार करता है कि उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो आप उस समय तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं, अब टीवी में क्या होता है, टीवी में पहले तो स्क्रिप्ट आती नहीं है, आपको सिर्फ सेट पे जाके दी जाती है। तो वो एक्सपीरियंस जो होता है ना वो इसी जगह पे काम आता है कि आप कम समय में एक ज्यादा बड़ी चीज को ग्रैब करके उसको ऑडियंस को दें। ये जब आपको इस रोल में मजा आने लगा, तो क्या आपने स्क्रिप्ट को लेके थोड़ी डिमांड रखी अपने कि भाई थोड़ा एडवांस में आप मुझे स्क्रिप्ट दिया करो, या फुल कंसंट्रेशन के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज शुरू किया?
स्क्रिप्ट क्या है कि देखिए, स्क्रिप्ट एडवांस में ही दे देते थे कि आज ये सीन्स करने वाले हैं, तो हमारे पास ये काम रहता था कि आज पूरे दिन का ये जो है उसको एक बार आप पढ़िएगा, एक दो बार पढ़िएगा, और आप अपने डायलॉग्स याद करके तब सेट पे जाइए। ये नहीं कि वहां सेट पे पहुंच के डायलॉग याद करिए। आप अपनी वैनिटी वैन से जब निकलते हैं तो डायलॉग याद करके जाइएगा, और वहां पे तब इस चीज का, जब आप डायलॉग याद होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस और भी कॉन्फिडेंस के साथ में बाहर निकल के आती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं पर्सनल बात पूछ रहा हूँ, ये नवीन बाबू एक्चुअली है क्या चीज? उनका अपना कैरेक्टर क्या है और उनका टारगेट क्या है? देखिए, नवीन बाबू जो है ये एक फ्रॉड है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये इनकी मुंह बोली जो बहन है, इनका सोसाइटी में बहुत हाई स्टेटस है, और ये जो मुंह बोली बहन है, इनका भी अपना एक है कि ये बहुत नकचड़ी है और बहुत पैसे वालों को ही पसंद करती है। तो अब इनका भाई जो है वो लंदन से आया है, तो अब इसीलिए ये उसको एक तो प्यार भी है, और दूसरा ये है कि उनको ये लगता है कि भाई ये हमारे सोशल स्टेटस से मैच कर, जबकि घर में दूसरे लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये साला कुछ चैप्टर टाइप का आदमी है, लेकिन जो है बड़ी दीदी का जो प्यार है वो इतना मतलब अच्छा है, और बेचारी इतनी दिल से प्यार करती हैं कि ये नवीन बाबू, ये कैरेक्टर हमेशा उसका फायदा उठाता है। तो ये इनकी बहन को मालूम नहीं होता कि एक्चुअल करते क्या है ये? नहीं, ये बहुत बहुत बाद में जाके पता चला। आपके हिसाब से आगे इस कैरेक्टर का क्या फ्यूचर ग्राफ बनने वाला है? देखिए, आगे सीरियल में कभी जब कैरेक्टर अच्छा होता है तो उसका कोई ऐसा ग्राफ तो होता नहीं है, बस यही होता है कि उसको बीच में दूसरी स्टोरी लाने के लिए, या कोई बजाज आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, तो उसके लिए इनको साइड में कभी जेल में डाल देंगे या कुछ करेंगे, बस। लेकिन वो मरते नहीं है सीरियल में। अगर आपका कैरेक्टर अगर इंटरेस्टिंग है तो ना तो चैनल ये चाहता है कि ये कैरेक्टर मरे, ना ऑडियंस चाहती है, ना प्रोड्यूसर चाहता है। तो जब कभी सीरियल की टीआरपी ऊपर नीचे होती है तो जो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, उनको वापस में लेके आए। आपका मैंने पूरा ग्राफ भी देखा आपके करियर का 2004 से। तो शुरू के करियर के शुरू में ही आपने आमिर खान के साथ भी काम किया, संजय दत्त के साथ भी काम किया, बड़ी फिल्में की बड़े एक्टरों के साथ। जो हर एक्टर की इच्छा होती है बड़ी फिल्में करने का, वो आपको शुरू में ही मिल गया। हाँ, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए, या क्या वजह रही कि उसकी जिंदगी लंबी नहीं रही? नहीं, उसकी जिंदगी इसीलिए है कि मैंने अपनी जिंदगी उसमें डिवाइड कर दी। टेलीविजन पे क्या है कि मुझे मुझे पैसा भी कमाना था, और फिल्में आप जानते हैं कि फिल्में उन दिनों एक बनी, एक 1.5 साल बनी, 2 साल। 2004 में फिल्में वो 6 महीने में, 3 महीने में जैसे आजकल बन रही वैसे बन रही। तो मुझे जो जो टेलीविजन से ऑफर आता गया मैं वो करता गया, और मैं अभी भी करता रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि माध्यम कोई भी हो, मैं, क्योंकि बेसिकली तो मैं स्टेज का एक्टर हूँ, तो स्टेज पे मैं एक्टिंग करके यहाँ आया। अब वो फिल्म हो, टेलीविजन हो, वापस, लेकिन बीच में मेरी एक कुछ ऐसा है कि मुझे हर फिल्म में काम नहीं करना है, वरना मैं बहुत काम कर सकता हूँ, या हर हर वेब सीरीज पे काम नहीं करना है। मैं खास तरीके के रोल करना चाहता हूँ, और अच्छा काम करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं होने दिया फिल्मों में। एंड आप देखेंगे आने वाले टाइम में अभी मैं बहुत अच्छी अच्छी फिल्में और अच्छे अच्छे वेब सीरीज बनाता हूँ। लेकिन जिस समय आपने बड़ी फिल्में की, उसी दौरान आपने एक थोड़ी सी लो बजट की भी फिल्म की थी, चितकबरे। हाँ, तो उसकी क्या वजह रही और उसके पीछे क्या देखिए प्लानिंग? देखिए चितकबरे जो है वो लो बजट थी, लेकिन उसका सब्जेक्ट बहुत कमाल का था। संजय मासूम उसके राइटर थे, और संजय मासूम कोई छोटा राइटर नहीं है, संजय मासूम बड़ा जी। राइटर है। दूसरी बात जी। क्या है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो लोग बहुत बड़े लोग थे, पदम कुमार की टीम के लोग थे उसमें। क्या कहते हैं, अपने योगी जी डायरेक्टर थे, और ये सब लोग हिंदी के बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि
मैं कहूँगा इसको बैड लक प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर हमारा बहुत अच्छा था, कनाडा से आए थे, हमको पैसे बहुत अच्छे दिए, सब कुछ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन बस किसी वजह से वो शूटिंग करते समय कुछ ऊपर नीचे कुछ हो गया। वरना मैं आज भी कहता हूँ कि आज भी उस पिक्चर को अगर कोई दोबारा से बनाए तो वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो सकती है, और मेरा रोल उसमें बहुत अच्छा रोल था। आपका अब तक का जो भी गेटअप रहा है, हर जगह मैंने फ़िल्म से लेके सीरियल तक में देखा है। ये गेटअप आपका एक्सक्लूसिव है। ये जो अभी आपने जो अपनी दाढ़ी का स्टाइल रखा, अपना अपना जो मैनरिज़्म रखा है, ये सब, तो ये क्या इसी कैरेक्टर के लिए स्पेशल बनवाया गया, या आपने ये पोज़ रखा था और इसी बीच आपने ये सीरियल साइन किया? जब मैं जमाई राजा कर रहा था तो उसमें बीच में ऐसा दिखाया है कि हम लोग 2 साल के लिए लंदन चले जाते हैं, हाँ, और उसमें जो हमारा जो बेटा बनता है सिद्धार्थ, उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा। तो जब वो दोबारा से जब मेरी एंट्री हुई थी तो मुझे लगा एज एन एक्टर कि अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। मतलब ये कहा तो जाए कि आपकी पर्सनल चॉइस थी। नहीं, ये पर्सनल चॉइस नहीं है। पर्सनल चॉइस मतलब इन द सेंस कि ये कैरेक्टर के लिए किया गया था, वो अच्छा। पर्सनल था। तो जब मैंने ये दिखाया प्रोड्यूसर को तो चैनल को भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने किया। इसी इसी में फिर मुझे वो महेश भट्ट साहब के सीरियल का गुर्दे पल्ला का, इनका भी बोला ये सही है, ऐसे ही रखिएगा। फिर वो उसमें हो गया। इसी गेटअप में एकता कपूर को भी पसंद आ गया, अच्छा। तो वो होता गया और चलता गया। ज़ी5 के वेब सीरीज़ की एक चर्चा है आजकल, वो क्या है? कौन सी वाली? जी5 का? आ हाँ, आप ज़ी5 पर कोई वेब सीरीज़ आपने किया ना? यस यस यस, जमाई टू। देखिए अब जमाई वो, राजा। हाँ, वो जमाई राजा मतलब क्या है, जमाई राजा जमाई 2 के नाम से है। हुँ, स्टोरी बिल्कुल अलग है, कैरेक्टर्स हुँ, वही हैं क्योंकि वो कैरेक्टर्स फेमस थे। हुँ। तो उन कैरेक्टर्स को लेके, लेकिन यहाँ पे एक स्टोरी थोड़ी सी दूसरी है। तो ये जी पे इसके 10 एपिसोड्स बने, जो कि शशांक शाह ने किए। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। तो वो वेब सीरीज तो मतलब एक पूरी फिल्म है, तो उसको करने में बहुत मजा आया। बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है जमाई 2। अभी जिस तरह से एक आप मुकाम पे पहुँचे हैं एक्टिंग के, क्या अभी आप बस यूँ ही कर रहे हैं, या आपने करियर को लेके या अपने कैरेक्टर को लेके कुछ प्लान कर रखा है बिज़नेस वाइज़? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब बीइंग एक्टर, हर बार आदमी को अपने बारे में कुछ प्लान करना होता है, अपने डेवलपमेंट के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से। ये आपके पूरे करियर का डिफरेंट गेटअप, डिफरेंट रोल और डिफरेंट पॉपुलैरिटी। मुझे लगता है कि शायद जितनी पॉपुलैरिटी आपको अब मिली है, लोगों ने हाँ, उतना नोटिस पहले नहीं किया था। नहीं, ओम नमः शिवाय में किया था। ओम नमः शिवाय से पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे जानते थे। और एक जी टीवी में मेरा शो आता था परवरिश, नीना गुप्ता का एक शो आता था गुमराह, जिसमें हुँ, मनोज सिंह, इरफान, नीना जी, मैं और मोहन भंडारी, उसमें हम दोनों, मैं यंग विलेन था, मनोज सिंह का बेटा बना हुआ था, और मोहन भंडारी उसमें थोड़े से सीनियर विलेन थे। तो उस उन सब चीजों ने भी मुझे पॉपुलैरिटी दी। और देखिए ये रोल्स मुझे इसीलिए मिले क्योंकि मैं मंगल पांडे और गुरु और श्याम बेनेगल की नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इन सब फिल्मों में था। तो टेलीविजन पे भी जो बड़े रोल मिले वो उसी की वजह से मिले। नहीं, एक मेरा कहने का मतलब जैसे कि हर एक्टर जो है अपना एक डिफरेंस चाहता है, अपना एक डिफरेंट गेटअप चाहता है, डिफरेंट करियर चाहता है। आज जब आपको इतनी पॉपुलैरिटी मिली और नेगेटिव में ख़ास तौर से, और वाक़ई लोगों ने पसंद किया है इसमें, तो फ़िल्मों को लेकर के आपने कोई अलग इस तरह का कुछ प्लान सोचा नहीं है? नहीं, फिल्मों को लेके भी सोचा। देखिए ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कैरेक्टर क्या दे रहा है। अगर उस कैरेक्टर की डिमांड है क्लीन शेव रखना तो हम क्लीन शेव करेंगे। उस कैरेक्टर की डिमांड है गंजा होना तो हम गंजे हो जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे इस दाढ़ी से या अपने गेटअप से कोई हमेशा जीवन भर के लिए प्यार हो गया है। ये एक एक्टर के लिए जरूरी होता। दूसरा क्या है कि एक ट्रेंड होता है,
जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, वो बियर्ड का ट्रेंड चल रहा है, तो उसी ट्रेंड में हम भी हैं। लेकिन अगर क्योंकि मुझसे कोई कुछ कहता नहीं है कि ये दाढ़ी काटिए आप, तो अगर लेकिन जिस दिन कहेगा कि भाई मेरे इस कैरेक्टर के लिए दाढ़ी नहीं चाहिए, तो हम काट देंगे। और इसके अलावा किसी और प्रोजेक्ट पे बात चल रही है? देखिए, प्रोजेक्ट्स पे तो अभी बहुत बात चल रही थी और अभी भी चल रही है, लेकिन वो आप थोड़ा सा ना, ये लॉकडाउन की वजह से, जैसे अभी शूटिंग शुरू हुई थी कुछ 2 दिन पहले, तो वापस कसौटी में फिर कुछ लोगों को कोरोना हो गया। तो अच्छा। जिसकी वजह, हाँ, तो हमारे मेन हीरो को हो गया, और एक क्रिएटिव है उनको भी हो गया, तो वापस सारी शूटिंग रुक गई। तो अभी सब सारा मामला जो है अभी इंतजार पे है। अभी फिर वापस इंतजार में चला। तो इस इंतजार के दौर में कैसे आप अपनी दिनचर्या को मैनेज करते हैं? देखिए, दिनचर्या मैनेज करने के लिए जो एक एक्टर का धर्म होता है, सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जी। वो हम एक्सरसाइज वगैरह पूरे दिन करते हैं। प्लस क्या है कि मैं मेरा बहुत म्यूजिक में शौक है। फ्लूट बजाता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, सिंथेसाइजर बजाता हूँ, और लिखता हूँ मैं उर्दू। खासतौर से पढ़ने लिखने का मुझे बहुत शौक है। उर्दू? हाँ, तो वो मैं लिखता रहता हूँ। मैंने कुछ गजलें लिखी हैं, कुछ गीत लिखे हैं अपने, तो उनको मैं बस लिखता हूँ और नए नए लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मतलब अपने एक लेखनी का जो आपने अपना टैलेंट बताया उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, हाँ, किताब वगैरह पे तो नहीं ध्यान जा रहा है आप? नहीं, देखिए क्या है, ये सब क्योंकि हमको प्रोफेशनल तो बनना नहीं है गिटार पे। गिटार तो है, गिटार में बजाता हूँ, तो मैं सब बजाता हूँ। लेकिन क्या है कि क्योंकि मुझे प्रोफेशनल नहीं बनना है, लेकिन ये मेरा शौक है। म्यूजिक में गाने भी गाता हूँ, वो सब करता हूँ, तो ये मेरा शौक है। तो वो शौक को कैसे ना, आप कहते हैं लॉकडाउन में टाइम कैसे पास करेंगे। लोग कहते हैं कि अरे भाई हम बहुत बोर हो गए, हमें ये लग रहा है, हमें वो लग रहा है। हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अच्छा, जैसा कि मुझे पता है कि आप भी बम्बई से बाहर से आए हुए हैं, नेटिव प्लेस क्या हुआ आपका? मेरा नेटिव प्लेस है हाथरस, यूपी हाथरस? में। हाँ, काका हाथरसी? काका हाथरसी के नगरी। हाँ। ये एक थोड़ा सा अजीब सा सवाल है कि बाहर से आने वाले लोगों को लेके जो तकलीफें होती हैं, इसमें आपकी क्या पर्सनल राय बनी? बाहर से आने वालों को यहाँ क्या तकलीफें होती हैं? जैसे अभी सुशांत का केस हुआ, हाँ, कई लोगों की कई बातें हैं, कॉन्स्पिरेंसी, नेपोटिज्म वगैरह वगैरह, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो सबसे पहली बात ये लगती है कि चाहे कितना भी नेपोटिज्म हो, हम्म। कितनी भी कुछ भी हो, आदमी को मरना नहीं चाहिए। हम्म। क्योंकि जिंदा रहते सब कुछ संभव है। अगर आपको नेपोटिज्म से लड़ाई लड़नी है, तो आप नेपोटिज्म हटाने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए आगे आइए। मुझे सुशांत के साथ जो हुआ है वो बहुत ही, मतलब वो एक बहुत दुखद वाली, ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मुझे ये लगता है कि अगर शायद उस संदीप सिंह की जगह मैं उसके साथ होता, तो मैं उससे ये कहता कि देखो भाई, अगर तुम नेपोटिज्म के शिकार अपने आप को समझते हो, तो सबसे पहले तो तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। और बिल्कुल दूसरा सही। ये कि तुम जिस पोजीशन में हो, उसमें ये नेपोटिज्म की बात मीडिया पे लाओ, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लाओ, और जो नए लोग आते हैं आप उनकी हेल्प करो, कि अगर आप नेपोटिज्म के शिकार हो रहे हैं तो दूसरा आदमी शिकार ना हो। लेकिन मरना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस बारे में, कल भी मैं जो इंटरव्यू दिया है मैंने कलकत्ता में, उसमें भी यही सवाल बहुत सारे पूछे गए थे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये डिप्रेशन, मरना, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये कमजोर लोगों की निशानी है। जो लोग
ईश्वर पे यकीन रखते हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, जो लोग हमेशा बात बात पे कहते हैं ओ गॉड इज ग्रेट, गॉड ब्लेस यू, लेकिन इस कहने का भाई आप कह तो रहे हो लेकिन उसमें बिलीव भी तो कीजिएगा कि गॉड इज ग्रेट, तो मतलब गॉड इज ग्रेट, वो उसने आपको बनाया है तो वो आपकी टेक केयर करेगा। भाई आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, आप बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से कि कोई तीसरा आदमी आपके साथ कुछ कर रहा है, आप अपनी जिंदगी इस तरीके से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है। आप जिंदगी भर उसको दुख में, गम में नहीं डाल सकते। तो मेरा तो इस पे ये मानना है। पर्सनल लेवल पे आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जो कह नहीं पाए हो? नहीं, मैं पर्सनल लेवल पे ऐसा मैं यही कहना चाहता हूँ पर्सनल लेवल पे कि देखिए, अभी तो सिर्फ बातें ही हो रही हैं सब कुछ। अगर जो लोग कहते हैं कि इसकी कोई सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई है ये वो सब ठीक है, अगर जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक सब कुछ चीजें सामने ना आ जाए तब तक किसी को भी ब्लेम करना भी ठीक नहीं। अगर आ जाए तो आप पकड़ के उठा के जेल में डाल दीजिएगा, लेकिन जब तक नहीं आती हैं तब तक इधर उधर की सुनी हुई बातें और सोशल मीडिया पे कही हुई बातों पे रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो जाएगी कि जैसे अभी विकास दुबे को जब छोड़ दिया गया था, मतलब वहाँ उज्जैन में पकड़ा, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि साहब पकड़ इसलिए गया है कि अब ये इसको छोड़ना चाहते हैं और इसकी जमानत हो जाएगी, और जब वो मर गया अब ये बोल रहे हैं कि साहब मार इसीलिए दिया गया क्योंकि वो कुछ कहना चाहता था। तो ये तो कोई बात नहीं, वो चित्त भी आपकी पलटी भी आपकी। सही बात है, सही बात। तो ये किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन अंदर की क्या बात है ये तो ईश्वर ही जानता है, क्या बेचारा वो जो मरने वाला। लेकिन मैं ये फिर कहता हूँ दिल से कि ऐसा किसी के साथ ना हो, और किसी को अपने दिल पे इन सब बातों को नहीं लेना चाहिए। आप ईश्वर पे यकीन कीजिएगा, अगर मुंबई शहर में वो आपको 2 वक्त खाने की रोटी दे रहा है, घर दे रहा है, आपको नाम रुतबा शोहरत दे रहा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर आपकी कृपा है, उसकी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा और आपने अपना कीमती वक्त दिया। कथा की न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और अरुण जी। आगे आप प्रेरित करते रहिए। और मेरा नाम सर अमित वर्मा है। अमित जी, सॉरी। फिर मिलते हैं फिर, ठीक है जी अमित वर्मा जी। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।